इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे भारत के वायुसेना की। भारत ने तय कर लिया है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। फ्रांस की डिफेंस वेबसाइट एवियंस लेजेंडरीज ने इस डील को लेकर कई तरह के दावे किए हैं। इसमें बताया गया कि भारत फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट का सबसे एडवांस वर्जन खरीदने जा रहा है। इसमें कहा गया है कि भारत और फ्रांस के बीच इस समझौते पर फरवरी महीने में दस्तखत किए जाएंगे। ये सौदा उस वक्त होगा जब फरवरी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत का दौरा करेंगे। इसमें कहा गया है कि भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा होगा, जिसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत और फ्रांस के बीच जो समझौता होगा उसमें 90 नए राफेल F4 लड़ाकू विमान छोटी और मध्यम अवधि में भारत की डिलीवरी दी जाएगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास मौजूद 36 राफेल लड़ाकू विमानों को F4 वेरिएंट में अपग्रेड किया जाएगा। यह अपग्रेडेशन उसी तरह का होगा जैसा फ्रांसीसी वायुसेना और फ्रांस की नौसेना के मौजूदा वेरिएंट को F4 वेरिएंट में अपग्रेड किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट का पहला चरण होगा, जबकि दूसरे चरण में मध्यम और लंबी अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें 24 राफेल F5 का एक बैच होगा, जिसमें सभी का उत्पादन फ्रांस में ही दसॉल्ट एविएशन कंपनी करेगी, यानी F5 का निर्माण भारत में नहीं। फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच F5 राफेल को लेकर पेच फंसी हुई है। भारत अपने नए डिलीवरी किए गए राफेल F4 को स्वतंत्र रूप से F5 स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर सकता है या नहीं, इसको लेकर अड़चनें बाकी हैं। अभी ये पता नहीं क्या पुराने राफेल F3 जिन्हें F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा, क्या उन्हें भी F5 में बदला जा सकता है। इसको लेकर अभी पूरी तरह से मामला साफ नहीं हो पाया है। फरवरी महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत का दौरा करेंगे, जहाँ वो AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। ये शिखर सम्मेलन 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा और इसी दौरान भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट को लेकर समझौते पर साइन होने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील होने वाली है, यानी करीब 36 अरब डॉलर से ज़्यादा की ये डील होगी। हालांकि फ्रांसीसी मीडिया ने कहा है कि फिलहाल ये डील कितने अरब डॉलर की होगी इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है, लेकिन उसका कहना है कि ये डील इतनी विशालकाय होगी कि फ्रांस की जीडीपी कुछ प्रतिशत बढ़ जाएगी। फ्रांसीसी मीडिया ने कहा है कि फिलहाल ये डील कितने अरब डॉलर की होगी इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है, लेकिन उसका कहना है कि ये डील इतनी विशालकाय होगी कि फ्रांस की जीडीपी कुछ प्रतिशत बढ़ जाएगी। फ्रांसीसी मीडिया ने कहा है कि भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर जेट का पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है। वायुसेना अधिकारियों का विश्वास राफेल में काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए ये डील ऐसे लोगों को चुप करा देगा जो पिछले कुछ महीनों में राफेल की बुराई कर रहे थे। ये बात करें ईरान की। ईरान में चल रहे इस्लामिक सरकार विरोधी प्रदर्शन से पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। आशंका है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मदद बीच रास्ते में है, जिससे आशंका है कि ईरान में अमेरिका सीधा हस्तक्षेप कर सकता है। इस बीच पाकिस्तान में उलझन इस बात को लेकर है कि वो ईरान की इस्लामिक सरकार के साथ खड़ा हो या डोनाल्ड ट्रंप के। पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों से डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तेल मालिश की है कि अब वो अमेरिका की मदद करने से पीछे नहीं हट सकता। रिपोर्ट है कि ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप अपने विकल्पों का आकलन कर रही है। रिपोर्ट ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान की सेना पर मदद देने का प्रेशर बना सकते हैं। CNN न्यूज़ 18 ने सीनियर सिक्योरिटी सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने देश के टॉप सिक्योरिटी अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, ताकि मौजूदा संकट की समीक्षा की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस उच्च स्तरीय बैठक में ISI चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल आसिम मलिक, दक्षिणी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल, चीफ ऑफ एयर स्टाफ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ISI के डायरेक्टर जनरल एनालिसिस और दूसरे सीनियर जनरलों ने हिस्सा लिया है। CNN न्यूज़ 18 ने सूत्रों से हवाले से बताया कि इस बैठक में अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो कैसी स्थिति बनेगी, पाकिस्तान क्या करेगा, इसको लेकर बातचीत की गई है। माना जा रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान से ईरान फ्रंट खोलने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा अगर ईरान में हालात हद से ज़्यादा बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान में शरणार्थियों का आना शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की सीमा ईरान से मिलती है और वो सीमावर्ती इलाके पहले से ही आतंकवाद से जूझ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में आतंकी हमलों में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। इस बैठक में पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने लंबी और संवेदनशील पाकिस्तान ईरान सीमा पर मौजूद हालात को लेकर चिंता जताई है। अधिकारी ने चेतावनी दी है कि जब अफगानिस्तान के साथ डूरन लाइन पर तनाव और दुश्मनी बनी हुई है, ऐसे समय में इस्लामाबाद एक और अस्थिर सीमा का जोखिम नहीं उठा सकता। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को अपने एयरबेस देने के लिए मजबूर होगा। सूत्रों ने CNN न्यूज़ 18 को बताया कि एक बड़ी चिंता इस बात की संभावना है कि ईरान पर हमले की स्थिति में वाशिंगटन पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र या मिलिट्री बेस तक पहुंच बना सकता है।
अगर अमेरिकी ऐसी मांग करता है तो ये इस्लामाबाद को मुश्किल स्थिति में फंसा सकता है। इन बातों के अलावा पाकिस्तान को डर देश के अंदरूनी हालातों को लेकर भी है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की करीब 30% आबादी है, जिनकी ईरान से काफ़ी सहानुभूति है, क्योंकि ईरान भी शिया देश है। वो इसराइल और अमेरिका के घोर विरोधी हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों को डर है कि ईरान पर कोई भी हमला या संभावित सत्ता परिवर्तन की स्थिति पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकती है और शरणार्थियों के आने के कारण पाक ईरान सीमा पर भारी दबाव बन सकता है। ये बात करें ब्रिटेन की। ब्रिटेन पाकिस्तानी मुसलमानों से परेशान है। ब्रिटेन के कई नेता, कलाकार, क्रिकेटर से लेकर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क भी ग्रूमिंग गैंग को लेकर ब्रिटेन सरकार की सख्त आलोचना कर चुके हैं। इस बार ग्रूमिंग गैंग ने एक सिख लड़की जो अभी सिर्फ 16 साल की है उसे अगवा कर लिया और उसके साथ रेप किया। इस बीच कम से कम 200 से ज़्यादा सिखों ने फ्लैट पर धावा बोलकर दरिंदों से बच्ची को बचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट लंदन की ये घटना है जहाँ पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने इस बार एक सिख लड़की से रेप किया है। लड़की को एक पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने किडनैप कर लिया था। घंटों के प्रदर्शन के बाद संदिग्ध को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। लड़की अपने परिवार के पास वापस चली गई है। सिख प्रेस एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पाकिस्तानी शख्स है जिसकी उम्र 40 साल है। इस शख्स पर आरोप है कि वेस्ट लंदन के हाउसलो इलाके में रहता है और कम उम्र की बच्चियों को फंसाने के लिए जाना जाता है। ये बहाने से दोस्ती करता है, कम उम्र की लड़कियों को फंसाकर उसके साथ रेप करता है। पाकिस्तान से लंदन आने वाले दर्जनों शख्स अभी तक इन मामलों में पकड़े जा चुके हैं। ब्रिटिश नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी मुसलमानों ने जानबूझकर ब्रिटेन की गोरी लड़कियों को फंसाने के लिए ग्रूमिंग गैंग बना रखा है। ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल ने सार्वजनिक मंचों से पाकिस्तान के इस ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ आवाज़ उठाई है। एलन मस्क ने ब्रिटेन सरकार को ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने के लिए आलोचना की थी। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने सिख लड़की को फंसाया। सिख प्रेस एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग जानबूझकर दूसरे धर्म की लड़कियों को निशाना बनाता है। इसका कहना है कि जिस सिख लड़की का रेस्क्यू किया गया है उसने सिख लड़की के साथ तब रिश्ता बनाना शुरू किया था जब सिर्फ 13 साल की थी। हाउसलो की घटना उस वक्त चर्चा में आई जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोपी को पकड़ने के लिए घंटों तक प्रदर्शन किया गया और उसके बाद पुलिस को आरोपी को एक वैन में बंद कर ले जाते देखा गया। 20 दिसंबर को सिख समुदाय के एक ग्रुप एकिया 47 ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट किया। इसमें सिख समुदाय के नेता जस्सा सिंह को देखा जा रहा है जो इस ग्रूमिंग गैंग की पोल खोल रहे हैं। आरोपी के पड़ोसी ने बताया कि आरोपी ने एक छोटी लड़की के साथ घिनौना रिश्ता बनाया और उसने उसे गंदा आदमी कहा है। पड़ोसी ने कहा कि उसने आरोपी को एक और लड़की के साथ देखा है जो करीब 12 सालों की है। सिख प्रेस एसोसिएशन के मुताबिक जब लड़की 16 साल की हुई तो उसे आम ग्रूमिंग तरीकों का इस्तेमाल करके उसके परिवार के घर से भगाने के लिए उसका मन बहलाया गया। पुलिस अब तक मदद नहीं कर पाई है क्योंकि आरोपी ने कानूनी कमियों का फ़ायदा उठाया, जिसके बाद सिख समुदाय खुद अपनी बेटी को बचाने उस फ्लैट पर धावा बोल दिया। इसका कहना है कि हाउसलो में करीब 20 सेकेंडरी स्कूल हैं जहाँ हर दिन हजारों बच्चे कथित ग्रूमर के घर के पास से गुजरते हैं। हजारों ब्रिटिश बच्चियां बनी ग्रूमिंग गैंग का निशाना। यूके स्थित सिख ग्रुप जिसमें सिख यूथ भी शामिल है उसने पिछले साल से ऐसे मामलों में से निपटने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत इमरजेंसी सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे ग्रूमर से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर ने पिछले साल जून में ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में एक नेशनल जांच की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पूरे यूके में हजारों लड़कियों को यौन प्रताड़ित किया गया है। ऐसे मामलों में जल्द कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। शिया देश ईरान में सड़कों पर हो रहा विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ लोगों का उग्र प्रदर्शन देश के 50 से ज़्यादा शहरों तक फैल चुका है। 2400 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। स्पेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे ईरान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने 2 हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर लगातार कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद खामनेई ने कहा कि इस्लामी गणराज्य किसी भी दबाव के आगे पीछे नहीं झुकेगा। खामनेई ने आरोप लगाया कि ये प्रदर्शन विदेशी ताकतों के समर्थन से देश को अस्थिर करने के मकसद से कराए जा रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता का यह बयान पश्चिमी एशिया की जटिल भू राजनीतिक ट्रंप के नेतृत्व में बढ़ रहे अमेरिकी ईरान टकराव और वैश्विक शक्ति संतुलन में तेजी से हो रहे बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। बदलते परिदृश्य में ईरान की सोच और रणनीति को समझने के लिए साल 2018 की ओर लौटना जरूरी है, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA यानी इमरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। ये फैसला ऐसा समय लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA बार बार ये पुष्टि कर रही थी कि ईरान समझौते की शर्तों का पालन कर रहा है। ईरान के नज़रिए से यह सिर्फ कूटनीतिक विश्वासघात नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि अमेरिका समझौतों की गारंटी देने में
भरोसेमंद नहीं है। साल 2025 में ट्रंप के सत्ता में वापस आने के बाद मैक्सिमम प्रेशर नीति शुरू हो गई है। तेल निर्यात पर प्रतिबंध, बैंकिंग चैनलों को बंद करना और ईरान को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अलग थलग करना ईरान की नज़र में एक योजनाबद्ध आर्थिक युद्ध था। खामनेई जब साजिश की बात करते हैं तो वो इसी आर्थिक और रणनीतिक दबाव को रेखांकित करते हैं। ईरान का तर्क है कि यह दबाव सिर्फ उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसकी स्वतंत्र विदेश नीति, क्षेत्रीय प्रभाव और वैचारिक पहचान को चुनौती देने के लिए है। ट्रंप प्रशासन द्वारा मध्य पूर्व में इसराइल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, खाड़ी देशों के साथ अमेरिका के सैन्य और रणनीतिक गठजोड़ तथा ऊर्जा मार्गों पर नियंत्रण, इन सबको ईरान घेराबंदी की एक सुनहरी रणनीति के रूप में देखता है। क्षेत्रीय घटनाक्रम इस धारणा को और मजबूत करते हैं। खाड़ी देशों में वर्षों से चल रहा प्रॉक्सी वॉर राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ओपन वॉर बन गया है। ट्रंप द्वारा इसराइल का खुलकर समर्थन किया गया तो ईरान में शासन परिवर्तन की इच्छा जताई। पिछले साल 21 जून को अमेरिका ने पहली बार 3 ईरानी परमाणु अस्त्रों पर हमला किया। ईरान ने प्रतिशोध में कतर में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल दागे। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, ड्रोन और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की तैनाती की ईरान अपने लिए प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरे के रूप में देखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है। ऐसे माहौल में खामनेई का यह कहना है कि ईरान झुकेगा नहीं, दरअसल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दर्शकों को संदेह है कि दबाव की राजनीति से तेहरान की दिशा नहीं बदलेगी। ईरानी नेता का यह बयान कि ईरान की आंतरिक राजनीति में भी अहम भूमिका निभाता है। आर्थिक कठिनाइयों, महंगाई और बेरोजगारी के बीच नेतृत्व के लिए जरूरी हो जाता है कि वो बाहरी दुश्मन की छवि को मजबूत करे और राष्ट्रीय एकता का आह्वान करें। प्रतिरोध की राजनीति ईरान की क्रांतीय भाषा से उसकी पहचान रही है और खामनेई इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए जनता को यह भरोसा दिलाते ही कठिनाइयों के बावजूद देश अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। हालांकि इस प्रतिरोध की नीति के अंतर्राष्ट्रीय परिणाम भी हैं। दबाव के जवाब में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की गति बढ़ाई है, यूरेनियम संवर्धन के स्तर में इजाफा किया है, पश्चिम के बजाय रूस व चीन जैसे देशों के साथ रणनीतिक नज़दीकी बढ़ाई है। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच समंदर में ब्रिक्स देशों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। दक्षिण अफ्रीका के तटों पर रूस, चीन और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। ईरान भी इस समूह में शामिल हुआ है। साफ संकेत है कि दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे दौर की ओर बढ़ रही है जहां अमेरिका के एक तरफा गैर जिम्मेदाराना रवैये से एक ध्रुवीय व्यवस्था कमजोर पड़ रही है और क्षेत्रीय शक्तियाँ अपने हितों को अधिक आक्रामक तरीके से संरक्षित कर रही है। पूरे प्रदेश में अमेरिका के लिए भी यह सोचने का समय है कि क्या दबाव की नीति अपने लक्ष्य हासिल कर पाई है। इतिहास गवाह के प्रतिबंधों ने ईरान को झुकाने के बजाय उसे अधिक आत्मनिर्भर वैकल्पिक साझेदारों की ओर मोड़ दिया है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ी है जिसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है। आज का ईरान एक द्वंद्व से जूझ रहा है। भीतर जनता का विद्रोह और बाहर भू राजनीतिक शतरंज खेला जा रहा है। भारत के लिए भी स्थिति चिंताजनक है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार बंदरगाह जैसी रणनीतिक परियोजनाएं और मध्य पूर्व में हमारे 90 लाख प्रवासी, ये सभी इस अस्थिरता से प्रभावित होते हैं। ऐसे में हमें एक संतुलित दूरदर्शी कूटनीति की जरूरत है। राष्ट्रपति ट्रंप की ताज़ा चेतावनियों ने ईरान के शांति को अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय मोड़ दे दिया है। पिछले जून में ईरानी परमाणु ठिकानों पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और विगत दिनों वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को की नाटकीय गिरफ्तारी ने इन धमकियों को नई विश्वसनीयता दिलाई है। लेकिन ट्रंप को समझना पड़ेगा कि दशकों से अमेरिका को चुनौती देता आया ईरान वेनेजुएला नहीं है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.